गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास माना जाता है। आरंभ में कांग्रेस का दृष्टिकोण और आदर्श विशुद्ध राष्ट्रीय रहा। इसकी बागडोर उस समय पूरी तरह उदार और नरम राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो ऐसे अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार और सरकार से असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी बोस आदि नेता उदारवादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य थे। इनमें ह्यूम, विलियम पेटरवन, जॉर्ज यूले, मैक्विन स्मिथ आदि प्रमुख थे। इन उदारवादी नेताओं ने 1885 से 1905 तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया, इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। इस उदारवादी युग के विकास में दो महत्वपूर्ण बातों का योगदान रहा। प्रथम, भारतीयों का ब्रिटिश जाति के संसर्ग में आना और दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। उदारवादी नेता उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैधानिक था। वे जिस वातावरण में पले थे उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा का स्थान नहीं था। अतः उदारवादी पूर्णतः राजभक्त थे। उनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता का भाव था। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान समझते थे। उनकी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में अटल श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश संसद के सामने रखा जाए तो वह निश्चित रूप से भारतीय समस्याओं का निवारण करेगी। अंग्रेजों की न्याय, बुद्धि और दया भावना में उनकी गहरी आस्था थी। अगर हम उदारवादियों के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य उभर कर सामने आते हैं। इनमें पहला है ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यम वर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वे देश की शासन व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्था, रक्षा, सेना आदि में सुधार करवाना था। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य की मांग की थी और वह स्वशासन या स्वराज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य के छत्र छाया में चाहते थे। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य इनका था ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारतीयों के लिए अमूल्य वरदान साबित हुए हैं। यूरोपीय विचार और दर्शन लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हित में यही उचित है कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। वे भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को भी एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का उदारवादियों ने
केवल आर्थिक दृष्टि से समर्थन किया था, न कि राजनीतिक अस्त्र के रूप में। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि वे अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी थे और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाएगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे। और इसीलिए कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार की सहानुभूति और ब्रिटिश जनमत के समर्थन को जीतने का प्रयास करते रहे। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। इसके अलावा वैधानिक उपायों में विश्वास। उदारवादी नेताओं का वैधानिक संघर्ष में पूर्ण विश्वास था, लेकिन वे सरकार को बिल्कुल असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे। वे प्रार्थना पत्र, याचिका, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखना चाहते थे या रखते थे। उनकी अपनी मांगों को रखने की इस नीति रीति की कुछ लोगों ने आलोचना की है और इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया है। उदारवादियों की अगर हम मांगों की बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगें थी। इनमें पहले भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना इनकी मांग थी और इसका औचित्य यह था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार करना, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या को कम करवाना तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो सके। एक और महत्वपूर्ण मांग थी उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर प्रदान किया जाए। भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। एक और मांग थी कि कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक किए जाएं और मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। इसके अलावा अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ना डाला जाए तथा भारत से धन का निष्कासन रोका जाए। इनकी एक और मांग थी कि सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाएं तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। इसके अलावा भारत सचिव की काउंसिल में तथा प्रिवी काउंसिल में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। इसके अलावा भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर में कमी की जाए और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित की जाए। इसे 20 से 30 वर्षों तक ना बढ़ाया जाए। भारत में कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन मांगों के अलावा सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने आदि के संबंध में भी उदारवादी नेताओं ने प्रस्ताव पास किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में कहा था कि हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य एक वाक्य में भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना, प्रतिनिधि शासन की स्थापना करवाना है। अगर हम इनकी कार्यविधि की बात करें कि उदारवादी युग में उदारवादी नेताओं की कार्यविधि क्या रही, तो इनकी कार्यविधि वैधानिक तरीकों पर आश्रित थी। ये समाचार पत्रों, भाषणों, याचिका और स्मरण पत्रों के माध्यम से अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनका संवैधानिक साधनों में विश्वास था और संवैधानिक तरीकों से ही ये अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते थे। इस उदारवादी दल के प्रति अंग्रेजी सरकार की नीति क्या रही, अगर हम इस पर विचार करें तो हम पाते हैं कि कांग्रेस और इसके आंदोलन के प्रति अंग्रेजी सरकार का रुख प्रतिकूल रहा।
नौकरशाही को भी इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी और कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र इसके विरुद्ध था। 1885 में भले ही कांग्रेस की स्थापना को लॉर्ड डफरिन ने स्वीकृति दे दी हो, लेकिन 1887 के बाद अंग्रेजों की कांग्रेस के प्रति नीति में परिवर्तन आ गया। अब लॉर्ड डफरिन कांग्रेस का कट्टर आलोचक बन गया। इसका मूल कारण यह था कि 1885-86 में ह्यूम और डफरिन के मध्य संबंध बिगड़ गए। इसके अलावा अंग्रेज प्रशासक भारतीयों की समानता के दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेज कांग्रेस के द्वारा मांगे गए अधिकार और सुविधाएं देने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वे भारत को एकमात्र उपनिवेश रखना चाहते थे। अंग्रेजी सरकार का यह विरोध कांग्रेस की मांगों को स्वीकार न करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सरकार ने कांग्रेस के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करना आरंभ कर दिया। कोई व्यापक आंदोलन उठने से पहले ही अंग्रेज इस आंदोलन की जड़ें काट देना उचित समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई आंदोलन जन्म ले। लेकिन कांग्रेस का जितना दमन करने का ब्रिटिश सरकार ने प्रयत्न किया, वह उतनी ही लोकप्रिय होती गई और ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भी उसे रोकने में असफल रहा, क्योंकि यह संस्था उस समय तक मध्यम वर्ग का सहयोग प्राप्त कर चुकी थी। अंग्रेज सरकार की नीति कांग्रेस को दुर्बल बनाकर समाप्त करने की रही और इसके लिए उन्होंने निम्न से निम्न हथकंडे अपनाए। अगर हम उदारवादी आंदोलन की उपलब्धियों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इस उदारवादी दल ने लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आरंभ में लोगों में राष्ट्रीय जागृति, राजनीतिक शिक्षा और भारतीय में संगठन की भावना को उत्पन्न करने का इसने कार्य किया और लोगों में सामान्य राष्ट्रीय चेतना पैदा की। इसी के प्रयासों से 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। इसके अलावा कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली गई। अगर कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत नहीं रहती तो शायद गांधी जी का कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाता और ना ही सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस इतना कुशल यंत्र प्रमाणित हो पाती। उदारवादी युग के नेताओं ने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके ही उसके अनुरूप अपनी नीति निर्धारित की। उन्होंने नौकरशाही के क्रूर हाथों से इस संस्था को बचाकर भविष्य के लिए इसकी जड़ें इतनी गहरी कर दी कि बाद में नौकरशाही तो क्या, स्वयं इंग्लैंड की सरकार भी इसे हिला नहीं सकी। यह इस युग की महान उपलब्धि है। कांग्रेसी नेता उस वर्ग के लोगों के सहयोग से कार्य करना चाहते थे जिसके विरुद्ध वे आवाज़ उठाते थे। कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है उदारवादी दल की कि इस युग में कांग्रेस का नेतृत्व कुछ खास वर्ग के लोगों के हाथ में रहा जो जनसाधारण, गरीब और अनपढ़ लोगों के वास्तविक मांगों से दूर थे। सबसे अधिक असंतोष इससे था कि इस काल में जो कार्यविधि अपनाई गई वह बहुत ही उपहासजनक थी और इसलिए देशभक्त नेताओं को राजनीतिक भिखारी कहकर संबोधित किया गया, जो अपनी मांगों को याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों और स्मरण पत्रों के द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजी प्रशासकों की ईमानदारी में अटूट विश्वास था, जबकि अंग्रेज प्रशासक भारतीयों की वास्तविक भलाई नहीं चाहते थे। इन उदारवादी नेताओं की असफलता ने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे उग्रवादी युग कहते हैं। इस उग्रवादी युग में लाल बाल पाल के नेतृत्व में देश के राजनीतिक रंगमंच पर आगे आया, जिसका योगदान अतुलनीय है। इन सब के बावजूद भी इसकी
उदारवादी दल की आलोचना के बावजूद हम इसके योगदान को नहीं नकार सकते। उदारवादी नेता दूरदर्शी थे और वो ये भली भांति जानते थे कि अगर आरंभिक दौर में ही उन्होंने कठोर कदम उठाए तो ब्रिटिश सरकार उन्हें वहीं कुचल देगी। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन की स्थापना की जा सके। तो उदारवादी दल के योगदान को हम नकार नहीं सकते। उनके द्वारा स्थापित कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहा। ये गांधी ने जिस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया वो राष्ट्रीय आंदोलन की नींव उदारवादी दल के नेताओं ने मजबूत की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।